देखती हूँ और गद्यांश के अनुसार हम प्रश्न लगाएंगे। एक्सप्लेन तो आपका करेंगे नहीं, बस देखते जाइएगा। देखो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप कहेंगे भाई आपका सी यानी कि सामाजिक, इसमें आपका एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसके बाद इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है? सांस्कृतिक कर्म, आदान प्रदान, मौखिक परंपरा या प्रचलित रीति। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? एक मिनट रुको। हाँ भाषा 1 ही है ये, ठीक है ठीक है। कौन सा? सांस्कृतिक कर्म, आदान प्रदान, मौखिक परंपरा, प्रचलित रीति। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक कर्म, आदान, प्रचलित रीति। इसमें क्या था ये तो मैंने देखा ही नहीं, एक मिनट, चलो इसको छोड़ो, मैं आपको आगे बताती हूँ, है ना, बाद में बताऊंगी। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो आप कहेंगे कारक चिन्ह की बात करिए तो कहेंगे आपका तथा। तथा जो है ये आपका कारक चिन्ह नहीं है, इसका आपका क्या है? डी ऑप्शन 94 का, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? सोचने की प्रेरणा कौन देता है? तो कहेंगे आपकी जो, हाँ ये इसका जो 93 है इसका आपका सी हो जाएगा, मौखिक परंपरा, ठीक है। इधर आ जाओ, 96 पर 95 का प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है? तो वो आपकी शिक्षा जो है वो ये प्रेरणा देती है, ठीक। और जूम करना है, चलेगा, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। ये देखो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा देती हूँ। अब आ जाते हैं 96 पर, ठीक। कि प्रश्न है संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जा सकती है? जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए या शिक्षा को पृथक रूप से देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, कि संस्कृति पर तरह तरह। तो जब शिक्षा को, यानी कि ए ऑप्शन आपका, संस्कृति से जोड़कर देखा जाए, यहाँ क्या होगा आपका? ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 97 पर चलें तो शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है? तो शिक्षा कैसा? एक सांस्कृतिक कार्य के रूप में, आपका यहाँ क्या? ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। और वहीं 98 पर जाएं तो शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है, क्यों है? क्योंकि वह रीति रिवाजों की परिचायक है, मौजूद संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है या परंपराओं को। तो ये आपका इसका सी हो जाएगा कि ये मौजूद संस्कृति में क्या है? कुछ नवीनता ले आती है, ठीक है, चलिएगा। अब आ जाते हैं इधर गद्यांश के अनुसार क्या वाक्य गलत है, चलिएगा इसको देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? और जूम करूं, रुक जाओ। गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? संस्कृति में गतिशीलता का अभाव है, इसका आपका होगा बी, कि संस्कृति हमेशा प्रगतिशील है। कैसी है? हमेशा प्रगतिशील है, ठीक है। अब आपका फिर पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। पद्यांश भी बहुत अच्छा सा आया था आपका कि कलम आज उनकी जय बोल। तो इसमें आपका पहला प्रश्न, सॉरी इसको ही ऊपर जूम करना पड़ेगा, इधर ही है प्रश्न, कि पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है? क्या आया है? पद्यांश में सिंहनाद शब्द से क्या आशय है? तो सिंहनाद का मतलब होता है ललकारना, सिंह का गरजना नहीं, सिंह की यानी कि आपकी जो क्या है, आपके वीर शहीद हैं, वीर सैनिक है, उनकी ललकार को यहाँ बताया गया है। निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में है? तो कहेंगे जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। तो यहाँ क्या उन्होंने भावना निस्वार्थ दिख रही है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ बी 102 नंबर प्रश्न पर आते हैं और इसका जवाब फिर आपको बताते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इससे अभिप्राय है कि देश के लिए समर्पित लोगों के लिखा जाए। कलम आज उनकी जय बोल, जो हमारे वीर शहीद देश के लिए समर्पित हो गए, उनके लिए कुछ लिखा जाए। भिन्न शब्द समूह की पहचान करिए कि जला अस्थियां, पुण्यवेदी, लघुदीप या लाल शिखाएं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाता है कि जला अस्थियां। क्यों? क्योंकि पुण्यवेदी, लघुदीप, लाल शिखाएं, इन तीनों में क्या है? विशेषण विशेष्य का संबंध है और जला अस्थियां में ऐसा कोई संबंध नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 104 है, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? तो कहेंगे भाई आपका सी ऑप्शन, देश प्रेम की भावना अभिव्यक्त हुई है, ठीक है, चलिएगा। छिटकाई जिसने चिंगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये किसके लिए हुआ है? तो कहेंगे स्वतंत्रता सेनानी के लिए। क्या है? तो कहेंगे स्वतंत्रता सेनानी के लिए। और आपका यहाँ क्या? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है पेडागोजी, ठीक है। चलो भाई पेडागोजी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, दिख रहा है ना आपको विजिबल एकदम ठीक ठाक? चलिएगा, यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भाषा प्रयुक्ति आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो आप अच्छे से करके भी आए होंगे कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी के समान के रूप में देखना। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, मतलब यहाँ आपके संविधान की बात की गई, तो ये राजनीतिक प्रयुक्ति हो गई। क्या है? तो कहेंगे सी ऑप्शन आपका राजनीतिक प्रयुक्ति हो जाती है। हाँ संस्कृत भी करवा दूंगी मैं, दिक्कत मत लो। निम्न में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? तो देखो भाषा की बोली के बारे में सही पूछा है, तो भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। यहां आपका क्या होगा? तो लगा देंगे सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है,
ठीक, चलिएगा भाई, अब 108 पर चलते हैं। निम्न में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जानते हैं? आप जानते हैं ग्रहणशील ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? श्रवण और पठन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक, अब आ जाओ आगे की तरफ कि निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखो ये मैंने आपको कल ही जो आपका लेवल 1 वाला मॉक था, आपका जो लाइव मॉक कराया था, उसमें ये प्रश्न मैंने ऐड किया था, ज्यों का त्यों एज इट इज आ गया कि शास्त्रीय भाषा से इस बार आना ही आना था। मैंने आपको बताया कि हिंदी क्या आपकी शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं आपका 110 प्रश्न पर कि शिक्षार्थियों के द्वारा हुई अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो इसको हम कहेंगे पोर्टफोलियो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। ठीक, चलो अब 111 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है? ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये आपका परियोजना कार्य हो जाता है। अब आगे चलते हैं आपका प्रश्न नंबर, ओहो ये तो भग रहा है भाई, प्रश्न नंबर 112 क्या है? प्रश्न नंबर 112 प्रश्न पढ़ देती हूं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बताती हूं। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। तो ये क्या कर रही है? यहां आपका हो जाता है सी ऑप्शन कि यह एक अच्छा कार्य है, क्योंकि शिक्षिका ने भूगोल की किताबों में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके बोलने के लिए सामग्री है ना। तो यहां क्या है आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर 113 है, हाँ 13 ही है। ठीक है, दिख रहा है ना? सही सही आ जाओ कि अधिगम में सर्वांगीण दक्षता क्या है? तो इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्थाएं क्या है। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका सी ऑप्शन की इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यहां आपका क्या होगा? आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वह शिक्षार्थियों से क्या करवा रही है? अगर चित्र देखने की बात की है, या तो यहां पर आपका हो जाना चाहिए या तो एक तो अनुमान लगाना, क्योंकि पठन पूर्व गतिविधि क्या होती है? बच्चों को अनुमान लगाने की क्रिया सिखाई जाती है, ये पठन पूर्व गतिविधि वही होती है। और या फिर आपका हो सकता है सी ऑप्शन भी। तो इनमें ए या सी में से कोई सा भी एक आपका ऑप्शन हो सकता है, बाकी जब भी आंसर की आएगी उसके द्वारा हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, चलिएगा अब यहां आपका 15 नंबर प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। और क्या है आपका? निम्न में से कौन सा विदेशी भाषाओं के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? साइंस का भी मेरे बाद हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में सही नहीं है? नकारात्मक पूछा है। तो आपका क्या होगा? त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषा, तो आपका यहां डी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। कुछ ने फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित करते हैं, ये वाला कर दिया। देखो आप जानते हैं कि जो विदेशी भाषाओं के अध्ययन की बात की जाती है नई शिक्षा नीति में, तो वो अतिरिक्त विकल्प के रूप में बात करती है। अब चाहे तुम फ्रेंच पढ़ो, चाहे तुम डच पढ़ो, चाहे तुम स्पेनिश पढ़ो, है तो विदेशी भाषा ही, तो इन्होंने स्पेशल नाम लेके कह दिया। बर्बाद वही है कि एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है। तो आपका जो गलत ऑप्शन है वो होगा कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो भाषाएं हैं उनमें विदेशी भाषाओं का अध्ययन की बात नहीं की गई है। ठीक है, चलिएगा अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। 116 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? तो आप कहेंगे संदर्भ में तो एक खोजबीन विधि का प्रयोग कर रही है कि संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो यहाँ आपका क्या है? ए ऑप्शन सही जवाब है। फिर आ जाते हैं 117, निम्न में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? देखो घोषणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है कि भाषा के बारे में जानना क्या है? घोषणात्मक यानी कि डिक्लेरेटिव नॉलेज है, और भाषा कैसे कार्य करती है तो प्रक्रिया है। क्या अगर क्या बात आए तो घोषणात्मक और कैसे तो प्रक्रियात्मक। सीधा सीधा प्रश्न आपका आया हुआ है, तो आप लगाएंगे भाई आपका सी ऑप्शन यहां पर सही जवाब 117 का। ठीक, चलेगा अब आगे आ जाते हैं 118 की तरफ। अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ओडिया का बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। तो क्या कहा? पहले वो ध्वनि को सुन रही है, फिर शब्द को, फिर वाक्य को। तो यानी कि डी आपका टॉप बॉटम अप हो जाएगा। अधो शीर्षमुखी उपागम क्या है? तो कहेंगे अधो शीर्षमुखी उपागम। चलिएगा उसके बाद अब आपका नेक्स्ट है क्या है ये कि बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वो क्या कर रहे हैं? उस स्थान की भाषा सीखते हैं। इस प्रेरणा को क्या कहेंगे? यांत्रिक प्रेरणा है, या न तो यांत्रिक है न समाकलनात्मक है। ये आपका यांत्रिक और समाकलनात्मक दोनों भी हो सकता है, और यांत्रिक भी कह सकते हैं, है ना। तो ये भी अभी कंफर्म आपका फाइनल, तो आंसर की के बाद ही सभी उत्तर आपके कंफर्म होंगे। बाकी आपका सी भी हो सकता है और आपका ए भी हो सकता है। ठीक है, चलिएगा सामग्री की प्रामाणिकता किससे संदर्भित है, किससे संबंधित है? तो सामग्री की प्रामाणिकता किससे होगी? जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। वास्तविक संदर्भों से जो विकसित सामग्री होगी वही क्या है? वो आपकी प्रामाणिक सामग्री हो जाती है। ठीक भाई, तो
उत्तर बताएंगे कौन सा क्यों सही है और क्यों गलत है। ठीक है, चलिएगा, तो मिलते हैं अब, तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।